हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इनकम टैक्स की सीरीज़ ले रखी है। असेसमेंट ईयर है 24-25। ये हमारा 6 सैम्पल पेपर है। आज भी अपन 25 MCQ अटेम्प्ट करेंगे। यूज़फुल हैं उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉमर्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हो सकती है। देखिए, सट्टे की हानि आप सट्टे के लाभों से पूरा कर सकते हैं। अगर इस साल आपके पास सट्टे के लाभ नहीं है तो आप अगले 4 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इस लॉस की भरपाई अगले 4 साल तक कर सकते हैं। आपको याद करना चाहिए कि कौन सा लॉस आप कितने समय तक सेट ऑफ कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप 8 साल तक, बिजनेस का लॉस आप 8 साल तक, स्पेकुलेशन लॉस 4 साल तक, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगले 8 साल तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगले 8 साल तक, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस को मेंटेन करते हैं तो वो लॉस आप अगले 4 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो इनडेफिनेट पीरियड, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। आपको ये याद करने हैं। कंप्यूटर पे हाथ की दर है। देखिए, अकाउंट्स में आप चाहे जितना डेप्रिसिएशन लगा सकते हो मन मर्जी से, लेकिन इनकम टैक्स की दुनिया में एक तो आपको WDV मेथड अपनाना होता है। केवल पावर सप्लाई कंपनीज के पास एक ऑप्शन होता है, बाकी सबको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपनाना होता है। और रेट भी पहले से डिसाइडेड होती है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के मामले में 40% की रेट है। ठीक है, पहले ये रेट कभी ज़्यादा भी होती थी, लेकिन अभी 40% की रेट चल रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे 5%, 10% और अगर टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन है तो 40% तक की रेट है। फर्नीचर पे हमेशा से 10% की रेट रही है। प्लांट पे जनरली 15% की रेट रही है। और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं 10वां पॉइंट, बाकी सब भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। तो कंप्यूटर की रेट 40% है, बाकी सारे भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में नहीं पता। देखिए, क्वेश्चन देने का पर्पज़ यही है, मैंने हमेशा कहा है कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आया तो अब आपको डेप्रिसिएशन रेट जिस जिस पे भी हो सकती है वो सारी याद कर लेनी है। इनटेंजिबल असेट्स पे 25% की रेट अलाउड होती है। ठीक है, चलिए। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान संपत्ति का आशय है। मैं बहुत सिंपल कन्फेस करूं तो कभी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में खुद पढ़ा था पहली बार, तो मुझे लगा कि मकान को किराए पे देने से जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी होगी। दुकान को किराए पे देंगे तो कोई और हेड लगेगा, लेकिन नहीं। मकान, दुकान, गोदाम, शोरूम, वेयर हाउस, किसी भी चीज़ को अगर आप किराए पे देते हैं तो उसकी आपकी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। कहीं पे भी ज़मीन है, ऊपर छत है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, उसको आप अगर लेट आउट करोगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो रहने का मकान, ऑफिस के लिए बिल्डिंग, गोडाउन, ये सब हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल हैं। खाली ज़मीन होगी तो वो शामिल नहीं है, अदरवाइज ये सब चीज़ें हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल है। अगला क्वेश्चन कहता है, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम करमुक्त राशि है। अगर किसी को जबरन रिटायर कर दिया गया, जबरन उसे नौकरी से हटा दिया गया, छटनी हो गई है, तो उसे जो मुआवजा मिलेगा उस मुआवजे में से 5 लाख रुपए तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। 5 लाख एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मतलब कहने का मतलब है 5 लाख मॉनेटरी लिमिट है। उसकी एग्जेम्पशन आपको मिल भी सकती है, उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वैसे एग्जेम्पशन का एक और रूल भी होता है, उसमें आपकी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और 15 डे और डेली सैलरी देखी जाती है। तो 5 लाख आपको याद रखना है, 5 लाख की मॉनेटरी लिमिट है। ठीक है, वैसे कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, इन तीनों में से जो राशि कम होगी उसमें आपको कॉम्पनसेशन कितना मिला वो देखा जाएगा। आपकी कंप्लीटेड ईयर देखे जाएंगे, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई डेली सैलरी देखी जाएगी और 5 लाख रुपए जो इसकी मॉनेटरी लिमिट है। सैलरी के पर्पज़ से सैलरी का क्या आशय होगा, बेसिक होगा, जो सेवा शर्तों के तहत DA होता है वो होगा, और इसके अलावा अगर आपको सेलिंग कमीशन मिलता है तो वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भूल सुधार किया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन, ये देखिए, ये रिवाइज रिटर्न नहीं है, ये एक अलग ही वर्ड है
कि अगर आपसे इनकम टैक्स ITR फाइल करने में किसी तरह की भूल हो गई है तो आप सेक्शन 154 के तहत उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 154 यू कैन रेक्टिफाई द सेम। ठीक है, इसमें आप और पढ़ लीजिएगा, इसके आगे एक और चीज़ लिखी है, बताता हूँ आपको। कुछ एग्जाम्पल है, अगर आपकी टैक्स क्रेडिट में मिसमैच चल रहा हो, अगर आपके एडवांस टैक्स में मिसमैच चल रहा हो, अगर जेंडर जो भरते हैं वो गलत भर दिया गया हो, या अगर आपने कैपिटल गेन फाइल करते समय एडिशनल डिटेल जो फाइल करनी होती है वो फाइल नहीं की हो, तो ये कुछ एग्जाम्पल बताएं कि इन केसेस में आपको धारा 154 के तहत रेक्टिफिकेशन करने का मौका मिलेगा और आप ITR को फाइल कर सकते हैं। अगर रेक्टिफिकेशन की वजह से आपकी इनकम में चेंज हो रहा है तो फिर आपके पास रिवाइज रिटर्न भरने का ऑप्शन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपको रिवाइज रिटर्न भरना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इनकम वर्ड आए तो फिर आप 154 सेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है सर, चलिए। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एक व्यक्ति सरचार्ज देने के लिए उत्तरदायी है। हमें पता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा इनकम कमाते हैं उनको सरचार्ज देना पड़ता है। 50 लाख इंडिविजुअल की बात करें तो 50 लाख रुपए तक सरचार्ज नहीं होता है, लेकिन 50 लाख से अगर आप 1 करोड़ तक जाते हैं तो आपको 10% सरचार्ज देना होता है। उससे थोड़ा आप ऊपर जाते हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले ब्रैकेट में जाते हैं तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ता है। अगर आप 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ में आते हैं तो फिर आपको 25% सरचार्ज देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 37% सरचार्ज देना पड़ता है। तो ये इसका डी आंसर है कि सरचार्ज की रेटें ये हैं। इसके अलावा सरचार्ज कंपनीज पे भी लगता है। 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो तो 7% सरचार्ज लगता है और अगर इनकम 10 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो 12% सरचार्ज है। इसी तरह फॉरेन कंपनीज पे 1 करोड़ से ज़्यादा होने पे 2% सरचार्ज है और 10 करोड़ से ज़्यादा होने पे 15% सरचार्ज है। मैं कभी सोचता हूँ कि सरचार्ज का मतलब क्या होता है, आप भी समझिएगा। अगर कोई फिल्म एक्टर है, ठीक है, जिनको हम कुछ भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन आप समझिएगा अगर एक फिल्म स्टार जब 10 करोड़ रुपए कमाता है तो क्या सिचुएशन होती है। पहले तो वो 3 करोड़ रुपए लगभग उसके ऊपर इनकम टैक्स देता है। करीबन 37% अगर सरचार्ज जोड़ेंगे तो मोटा मोटा ये 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ वो और सरचार्ज भरता है और इसके बाद वो हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके भी लाभ पे 4 करोड़ रुपये, करीबन 16 लाख रुपए। यानी उसने अगर 10 करोड़ कमाए तो 4.16 करोड़ तो वो टैक्स में ही दे देता है। खैर, यानी कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो जो हाई इनकम कमाते हैं सेलिब्रिटीज़, वो बहुत टैक्स के मामले में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि, देखिए जनरली रूल ये है कि धारा 10(1) के तहत एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम एक खास तरह से टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन उसमें पहले 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम की राशि 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी बात है जिस व्यक्ति के लिए हम एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने का सोच रहे हैं उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख होती है एज के हिसाब से, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2 बातें हैं, इंडिविजुअल की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस करती हो और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा हो तो ही आपको कृषि आय का समायोजन या एग्रीगेशन करना होता है। तो डी आप इसका याद रखिएगा। आप सारे ऑप्शन पढ़ लिया करें, स्क्रीन पॉज कर लिया करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, फिर उसके बाद दिक्कत आए तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनें। पाकिस्तान में कृषि से आय डैश डैश हेतु कर योग्य है। अगर आपके पास मान लीजिए पाकिस्तान में ज़मीन है, वहाँ खेती होती है, आपको वहाँ की इनकम होती है, तो पहली बात तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहा जाएगा। दूसरी बात वो होगी टैक्सेबल ओनली फॉर रेजिडेंट। इंडिविजुअल 3 तरह के होते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में डिटेल से समझाया हुआ है।
लेकिन ऐसी इनकम केवल और केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं, ये दो शब्द नहीं है, उसका पूरा नाम है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, केवल उसी की दशा में टैक्सेबल होगी, बाकी के लिए इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का कितना भाग अस्वीकृत है। तो कभी कभी बातों में उलझा देता है। देखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ खास तरह के होते हैं जो कंपनी की स्थापना या व्यापार की स्थापना के समय या वे व्यापार के एक्सपेंशन के समय किए जाते हैं। जनरली इसका ये रूल ये है कि 1/5 भाग अलाउड है। ठीक है, यानी 5 रुपये खर्चा करोगे तो 1 रुपया अलाउ है, 1 रुपया फिर अगले साल और फिर अगले साल, इस तरह से अलाउ होता है। और 4/5 भाग डिसअलाउ है। तो इसमें इन्होंने अपन से डिसअलाउड पार्ट पूछा है, तो डिसअलाउड पार्ट इसका सी आंसर होगा। 4/5 भाग डिसअलाउड है। वैसे इसके पूरे नियम क्या हैं, देखिए होता है क्या है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे जो खर्चा हुआ, फॉर एग्जांपल आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे 5 लाख रुपए खर्चा हुआ, वो देखा जाता है। और साथ ही साथ आपका कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो देखा जाता है। सपोज करो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 80 लाख है, तो इसका 5% देखेंगे। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी 80 लाख अगर मान ले हैं, तो 80 लाख का 5% हुआ 4 लाख। तो पहले तो आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उसको देखना है, उसमें से लोअर अमाउंट पिक करना है। तो 5 लाख और 4 लाख में से आप 4 लाख पिक कर लेंगे लोअर अमाउंट, और फिर इसमें से 1/5 खर्चा इस साल अलाउड होगा, फिर 1/5 खर्चा अगले साल अलाउड होगा। इस तरह आपको 5 टुकड़ों में कटौती मिलेगी। तो सेक्शन 35D में इस तरह से होता है। कंपनी के अंदर भी यही रूल होता है, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ साथ एक ऑप्शन और होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी आप ले सकते हो। तो वहाँ अगर आपको सहूलियत है तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी देख सकते हो, और आपके लिए फ़ायदे की चीज़ हो तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख सकते हो। फिर आपको एक्चुअल खर्चे से कंपेयर करना है, और फिर ठीक है, कंपेयर करने के बाद जो छोटी राशि आएगी उस छोटी राशि का 1/5 अलाउड होगा इस वर्ष, बाकी का 4/5 इस साल के लिए डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलिए घरेलू फर्नीचर को बेचने पे आय होगी। तो देखिए, कैपिटल गेन होने के लिए ज़रूरी बात है कैपिटल असेट्स होना। तो आपके पास घर में जो फर्नीचर होता है, एसी, कूलर, पंखा, स्कूटर, जीप, कार, घर के पहनने के कपड़े, ये जो घर की चीज़ें होती हैं, सोफ़ा वगैरह, इनको कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता। आप इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। तो घरेलू फर्नीचर को बेचने पे जो इनकम होगी, बाय द वे इनकम हो गई, तो वो कर मुक्त है, क्योंकि उस पर उसे कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे, तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। दिस विल बी एग्जेम्प्टेड इनकम। आप ये याद रख लीजिएगा कि आपके घर पे कपड़े, फर्नीचर, मोटर कार, टीवी वगैरह ये सब आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। मिस्टर एक्स जिनकी एज 59 ईयर है, उनको 12 लाख का डिविडेंड मिला एक डोमेस्टिक कंपनी से। हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल। देखिए, डिविडेंड के रूल्स ओवर द ईयर चेंज होते रहे हैं। पहले इसका रूल ये था कि जो डिविडेंड होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। पहले रूल ये था कि जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देती है। फिर उसके बाद रूल ये आया कि 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा, और 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड है उस पर 10% की रेट से टैक्स लगेगा। आजकल वापस पुराना सिस्टम आ गया है। इसमें यह है कि डिविडेंड टैक्स पेयर के हाथों में टैक्सेबल है। तो डिविडेंड जिसे मिलेगा उसके लिए टैक्सेबल है। तो अगर एक्स को 12 लाख रुपए डिविडेंड मिला, तो ये पूरा 12 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये टैक्स पूरा 12 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। और डिविडेंड के मामले में ये है कि आपको कटौती मिल सकती है। अगर डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स पे। अगर आपने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया है, और उस पर आपने ब्याज चुकाया है, तो आपको ब्याज की कटौती मिलेगी। वो भी रेस्ट्रिक्टेड टू डिविडेंड इनकम का 20% होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए डिविडेंड कमाया, तो मैक्स टू मैक्स आपको 20,000 रुपए की ब्याज की कटौती मिलेगी, अगर आपने लोन ले रखा है तो। हालांकि एक और बात है, ये मैं रूल तब के हैं जब डिविडेंड को आप अदर सोर्स की इनकम मानते हो। अगर आप शेयर्स में आए दिन खरीद बेच करते हो, उसे ट्रेडिंग इनकम मानते हो, तो फिर दो बातें होंगी। डिविडेंड की इनकम फिर बिजनेस हेड में जाएगी, और फिर जो भी उसके खर्चे होंगे वो बिजनेस हेड में ही लिखे जाएंगे। बट जनरली जो बाकी सब के लिए रूल है वो यही है कि डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में जाएगी, अब पूरी तरह से टैक्सेबल होगी, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रूल खत्म हो गया है। और उस केस में 20% ऑफ डिविडेंड इनकम की ही कटौती मिलेगी इंटरेस्ट के फॉर्म में, अगर आपने लोन ले रखा है तो। ये सारे नियम मैंने बता दिए, एक बार आप और पढ़ लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा मिलान करने की कोशिश कीजिएगा। राउंड ऑफ करते हैं,
ठीक है। राउंड ऑफ का नियम कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 139 AA में, सेक्शन 288 A में, सेक्शन 87 A में, 10,000 अंडर सेक्शन 272 B में, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सपोज कीजिए मुझे नहीं आता, तो फिर अगला रूल है फेलियर टू अप्लाई पेन। अगर कोई व्यक्ति पेन नंबर प्रस्तुत करने में गलती करता है या एक से ज़्यादा पेन रखता है तो उस केस में उसके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी है। तो ये मेरा मैच हुआ यहाँ पे जाके, सेकंड मेरा सी के साथ जाके मैच हो गया। और एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। देखिए, इनकम टैक्स जनरली इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले होते हैं वो यूनियन लिस्ट में लिखे होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है और उसकी प्रविष्टि संख्या 46 है। तो ये वाला नियम इससे जाके मैच होगा। तो आपका जो थर्ड है वो ई के साथ जाके मैच हो गया, ठीक है। थर्ड आपका ई के साथ जाके मैच हुआ। उसके बाद बात करें रिबेट। रिबेट के लिए धारा 87A है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रजीम में अभी भी 12,500 की रिबेट है। न्यू टैक्स रजीम में 25,000 तक की रिबेट है, 7 लाख रुपए तक की इनकम होने पर न्यू टैक्स रजीम में। तो धारा 87A इस बारे में है। तो चौथा जो है वो सी के साथ जाके मैच हो जाएगा। तो इसके बाद पहले सेकंड वाला डी के साथ मैच हुआ था, सॉरी, है ना। चलिए, उसके बाद है कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आपको आधार नंबर कोट करना होगा, ऐसा सेक्शन 139 AA में लिखा है कि आपको आधार नंबर कोट करना पड़ेगा। 5A के साथ है तो DECA हो गया तो बी रह गया, और 2 3 4 5 हो गया तो इधर से फर्स्ट रह गया। तो टोटल इनकम का राउंड ऑफ होगा और 10 रुपये तक राउंड ऑफ होगा, ऐसा धारा 288A में लिखा हुआ है। अब अपन देखें कि किस में जाके ये मैच हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट के साथ बी हो ऐसा यहाँ सब है, फिर सेकंड के साथ डी हो ऐसा यहाँ है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। बाकी सारे भी मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर बी रहने वाला है, यस। और ठीक है, ये लिखा हुआ है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को अब लिंक करना ज़रूरी हो गया है। अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर मयंक हैज़ रिसीव्ड अ सम ऑफ 51,000 ऑन 16th ऑफ अक्टूबर फ्रॉम रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। शादी के मौके पर अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक शादी का मौका होगा तो व्यक्ति को अगर गिफ्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। एंटायर, पहले में लिखा है एंटायर 51,000 चार्जेबल टू टैक्स, तो मेरा आंसर सी है, एंटायर 51,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। आपको जो गिफ्ट मिलते हैं वो किन दशाओं में एग्जेम्प्ट होते हैं? अगर आपको गिफ्ट 50,000 से छोटा मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिला है, इसके लिए आपको रिश्तेदारों की डेफिनेशन देखनी होगी, रिश्तेदारों से मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर गिफ्ट आपको शादी के अवसर पे मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर किसी ने मरते समय आपको कोई गिफ्ट किया है या कोई वसीयत में आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया है तो वो टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है, या जो डिफरेंस है बाजार वैल्यू और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का वो 50,000 के अंदर अंदर है, तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता है, ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मयंक को उनकी शादी की सालगिरह के अवसर पे 16 अक्टूबर को 75,000 का उपहार मिला। आपको लगता है सर ने क्वेश्चन सेम कर दिया, पर ऐसा नहीं है। अब पिछली बार शादी का मौका था और अब की बार शादी की वर्षगांठ है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो शादी हो गई, उस बार जो गिफ्ट मिला वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन बार बार हर साल जब शादी की वर्षगांठ आएगी उस पर जो गिफ्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, बशर्ते वो 50,000 से ज़्यादा हो। इस मामले में 75,000 का गिफ्ट मिला है तो पूरा 75,000 टैक्सेबल होगा। ऐसा भी नहीं होता है कि 50,000 छोड़ के बाकी का हिस्सा टैक्सेबल होगा, नहीं, पूरा 75,000 टैक्सेबल होगा। चलिए, इसके बाद अगर अपन देखें तो क्वेश्चन कहता है गत वर्ष 23-24 के दौरान बढ़े हुए मुआवजे या क्षतिपूर्ति पर प्राप्त 1.5 लाख रुपए के ब्याज के संबंध में कटौती की जाएगी। सपोज कीजिए कि कभी आपकी कोई ज़मीन थी वो टेक ओवर हो गई, ठीक है, बदले में सरकार ने आपको मुआवजा दिया। तो आपकी सपोज कीजिए कहीं हाईवे बन रहा है, आपकी ज़मीन वहाँ पे थी, तो गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी एक्वायर कर ली, आपका 80 लाख रुपए का मुआवजा तय हुआ, लेकिन मुआवजा देने में उन्होंने देर कर दी तो आपको ब्याज मिलेगा। तो जो ब्याज मिलेगा उसमें से आधा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में 1.5 लाख रुपए ब्याज मिला है, मैं कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहा, कॉम्पनसेशन के ऊपर जो ब्याज मिला है 1.5 लाख रुपया, उसमें से 50% राशि एग्जेम्प्ट होगी। तो बी है, 75,000 की राशि एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी 75,000 की राशि टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। तो आपको पूरा केस समझना पड़ेगा। एक इंडियन कंपनी है, उसके अंशों को बेचा गया और जो राशि है वो ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त की गई। तो मान लीजिए कोई फॉरेनर ही है, उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे और फिर उसे बेचा और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम आया, तो पहली बात है कि टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स है ना, तो फिर किसी ने भी बेचे उससे मतलब नहीं है। तो चाहे वो व्यक्ति रेजिडेंट हो, चाहे वो व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट हो, इन सभी मामलों में टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम को डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। ऐसी आय को भारत में उपार्जित समझा जाएगा। इसी तरह मैं इसका दूसरा एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि किसी की चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ या इंडिया में कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी है, उसे दुनिया के किसी भी कोने में किसी के भी द्वारा बेचा जाएगा ना, तो चूंकि वो संपत्ति भारत में है, तो वो इस पे जो उत्पन्न इनकम है वो भारत में उपार्जित मानी जाएगी और फिर सभी प्रकार के निवासियों की दशा में टैक्सेबल होगी। तो चाहे वो ROR हो, RNOR हो, NR हो, इन सभी मामलों में टैक्सेबल होगी। तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी को दी गई रियायती दर पर ऋण के अनुग्रह मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक की डैश डैश तिथि की ऋण दर प्रासंगिक है। आप समझिएगा, सपोज कीजिए कार लोन आपने लिया, किससे लिया? आपके बॉस से लिया। कार लोन पे SBI की रेट है 10%, आपके बॉस ने आपको लोन दिया 4% की रेट पे, तो आपको 6% का फ़ायदा हुआ। तो जो 6% का जितना भी फ़ायदा हुआ वो कैलकुलेट हो जाएगा, जितना भी फ़ायदा होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो ये तो बात हो गई। नियम ये हुआ कि किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन मिले या कंसेशनल रेट पे लोन मिले तो SBI की रेट को बेस रेट माना जाता है। लेकिन SBI की किस रेट को? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 को, क्योंकि रेटें भी क्या होता है, बदलती रहती हैं। तो प्रीवियस ईयर 23-24 की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 2023 को। तो ये देखा जाएगा कि 1 अप्रैल 2023 को SBI की कार लोन की रेट क्या थी। अगर एजुकेशन लोन लिए रखे हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे एजुकेशन लोन की रेट क्या थी, वो रेट क्या थी और एम्प्लॉयर ने हम पे क्या रेट चार्ज की। अगर कम रेट चार्ज की तो कितना उन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचाया, तो जितना फ़ायदा पहुंचाया उसे परक्विजिट्स या बेनिफिट माना जाता है एंड दैट इज़ टैक्सेबल। तो SBI याद रखना है और प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे याद रखना है। तो फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इसे देखा जाता है परक्विजिट्स निकालने के लिए। मिस्टर कश्यप को उनके एम्प्लॉयर से 20,000 रुपये महीने का बेसिक सैलरी प्राप्त हुआ, उनको 3,000 रुपये का एजुकेशन अलाउंस प्राप्त हुआ और 1,800 रुपये महीने का उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त हुआ। तो गत वर्ष के लिए टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, कर के लिए चार्ज की जाने वाली सैलरी? तो मैंने अगली स्लाइड में पूरा कैलकुलेशन लिख रखा है, पर फिर भी सैलरी टैक्सेबल होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों तक एग्जेम्प्ट होता है। अब इसका कुछ लोग गलत कैलकुलेशन करते हैं, वो बताता हूँ क्या करते हैं। वो गलत कैलकुलेशन यूँ करेंगे कि 3,000 रुपये मिला और 100 रुपया महीना एक बच्चे का, तो लाइक 12 महीने का 1,200 और 2 बच्चों का 2,400। वो यूँ कैलकुलेशन करेंगे, उनके हिसाब से सही है कि 100 रुपये महीने की कटौती है, 1,200 रुपये 1 साल की कटौती है, तो 2 साल की तो 2 बच्चों के मामले में कटौती मिलती है तो 2,400 की कटौती होगी। तो वो टैक्सेबल अमाउंट 600 निकालेंगे। जबकि ये यूँ होता है कि इनको 3,000 रुपये मिला है 3 बच्चे के लिए, तो मतलब यूँ होगा कि 1,000 रुपये मिला है पहले बच्चे का, 1,000 रुपये मिला है दूसरे बच्चे का और 1,000 रुपये मिला है तीसरे बच्चे का। तो इसमें से पहला बच्चा ई हो जाएगा एग्जेम्प्ट, दूसरा बच्चा ई हो जाएगा एग्जेम्प्ट 100 रुपये महीने तक, और तीसरा बच्चा हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। तो बस ये वाली बात मैं समझाना चाहता था। अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखिए, इसकी बेसिक सैलरी पकड़ लो, तीसरा बच्चा टैक्सेबल कर दो, 1,000 रुपये हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस केवल अब जो हैंडीकैप, गूंगे बहरे, दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट है, पर बाकी के लिए टैक्सेबल है। तो 1,800 रुपये महीना इसको मिला है तो पूरी राशि टैक्सेबल होगी। इसकी पूरी राशि आप जोड़ दो, 50,000 रुपये तक का स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो लेस हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी पूछता, सकल वेतन तो ये आता, और इन्होंने पूछा टैक्सेबल सैलरी, तो टैक्सेबल सैलरी ये है। फिर ये एक अलग बात है कि 2,12,600 रुपये किसी की इनकम है तो इस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन मोटे तौर पे बात ये है। ठीक है, चलिए इसके बाद है
सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले मनोरंजन भत्ते में से जो करमुक्त राशि है वो है प्राप्त वास्तविक मनोरंजन भत्ता या मूल वेतन का 1/5 भाग या 5,000 रुपये। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाया है कि इसकी कटौती केवल सरकारी कार्मिकों को मिलती है और उसके लिए बेसिक सैलरी का 20% या 1/5 भाग कह लो वो देखा जाता है। 5,000 से ज़्यादा कटौती नहीं मिलती, तो सी इसका आंसर रहने वाला है। आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद है वेकेंट साइट लीज रेंट इज टैक्सेबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग सा क्वेश्चन है कि अगर एक खाली मैदान को किराए पे दे दिया जाए तो क्या होगा। अगर कोई मकान या भवन किराए पे दिया जाता है तो हाउस प्रॉपर्टी होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि किसी संस्था के पास एक खाली मैदान है, उसे किराए पे दे दिया तो क्या होगा, तो वो इनकम जाएगी अदर सोर्स में। और ऐसा करना उनका अगर बिजनेस हो, उनका काम ही ये है कि मैदान को शादी पार्टी मेलों के लिए देना, अगर उनका काम ही ये है तो फिर ये इनकम जाएगी उनके पीजीबीपी में। तो खाली मैदान को किराए देने से इनकम या तो जाएगी अदर सोर्स में या पीजीबीपी में, जैसा भी मामला हो, एज द केस में भी। तो ये इनकम कम से कम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक बिल्डिंग या ढांचा होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ हाउस प्रॉपर्टी आया वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिएगा। तो इसका आंसर सी रह जाएगा कि ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी या इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, एज द केस मे बी। An SSC can file a revised return of income at any time before the completion of assessment or before expiry of dash period। देखिए, अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, फिर आपको याद आया कि यार गलती हो गई, तो आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहें जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कब तक, तो पहले इसको तारीख में समझते हैं। जैसे अगर अपन बात करें प्रीवियस ईयर 23-24 की, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 की इन जनरल रिटर्न भरी जानी होती है 31 जुलाई तक। ठीक है, अलग अलग केस है, कुछ मामलों में अक्टूबर तक का भी समय है, नवंबर तक का भी समय है, वरना जनरली ITR भरने की तारीख 31 जुलाई 2024 है। तो आपको अगर उसे रिवाइज करना है तो आप 31 दिसंबर तक उसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यानी दिसंबर एंड होने से पहले। तो जो आपका असेसमेंट ईयर है उसकी 31 दिसंबर तक आप उसे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपका 23-24 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर लाइक हो गया 24-25, तो उसकी 31 दिसंबर तक आप उसे क्या कहें रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ तारीखें हैं, इन तारीखों को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। धारा 139(1) के अनुसार लाभ हो या हानि हो डैश डैश के मामले में रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। आप कभी सोचिए, क्या सबको ITR फाइल करना कंपलसरी है? ठीक है, कई मामले बताए जाते हैं कि इनको ITR फाइल करना है, लेकिन आप मान के चलिए कि कंपनी और फर्म तो ऐसा है कि उनको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनके लिए ITR फाइलिंग कंपल्शन है। बाकी लोगों के तो इनकम होने पे या कुछ क्राइटेरिया पूरे होने पे उनको ITR फाइल करना पड़ता है। कंपनीज और फर्म्स के लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। मैं टैक्स ऑडिट कराना है मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूँ, कंपनीज के लिए तो ऑडिट भी मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट उनका मैंडेटरी है, तो अपन उसमें नहीं जा रहे, अपन तो ITR फाइल करने की बात कर रहे हैं। कंपनीज और फर्म दोनों के लिए ही, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ITR फाइल करना होगा। ठीक है, वेल श्री चिराग को चमड़ा व्यवसाय जो लेदर बिजनेस है उनको 4 लाख का नुकसान हुआ, और इसके अलावा उनको कुछ जगह प्रॉफिट भी हुए। जैसे उनको 1 लाख का प्रॉफिट कपड़े के बिजनेस से हुआ है, 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी बेचने से हुआ है, और 1 लाख रुपए की सैलरी की इनकम हुई है। तो बताओ क्या होगा। तो बिना ऑप्शन पढ़े मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, 4 लाख का नुकसान बिजनेस से हुआ है, पहले तो कोशिश कीजिए कि किसी और बिजनेस से ही इसको सेट ऑफ करने की कोशिश करो। ऐसा अगर अपन कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर सोर्स। आप बिजनेस में हो, बिजनेस से ही लॉस कवर करना चाहते हो, कर सकते हो तो कर लो, इंटर सोर्स सेट ऑफ करो। तो बिल्कुल पहले आपको कपड़ा बिजनेस से सेट ऑफ कर लेना चाहिए अपना 1 लाख का नुकसान। 4 लाख में से आपके 1 लाख की नुकसान भरपाई हो गई। अब आपके पास अगर इंटर सोर्स और प्रॉफिट नहीं है तो आपको अड़ोसी पड़ोसी जो हेड है उनसे सेट ऑफ करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में LTCG है तो उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सैलरी से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको समझने वाली बात यह है कि बिजनेस का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द सैलरी इनकम। तो आप बाकी का जो नुकसान है उसे ज्वेलरी बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, तो 2 लाख वहाँ से सेट ऑफ कर लो। बाकी जो 1 लाख बचा उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा,
और इसको आपको आगे आने वाले वर्षों में बिजनेस के लॉस से बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने का प्रयास करना होगा। अभी के लिए समाचार ये है कि 1 लाख रुपए पहले पीजीबीपी से सेट ऑफ करने चाहिए, ठीक है, यानी पहले फर्स्ट से। उसके बाद 2 लाख रुपए आपको एलटीसीजी से सेट ऑफ करने चाहिए। आप यूँ मत कह देना कि 1 लाख रुपए बचे हुए सैलरी से सेट ऑफ कर देने चाहिए, वो सेट ऑफ नहीं होंगे बल्कि वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इसमें आप डी देखेंगे तो डी मुझे ठीक लग रहा है, डी इसका आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये कुछ और बातें हैं, वापस एक बार मिलान करना है। सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स रिजीम है तो फिर 12,500 तक की कटौती आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आपका पहला जाके बी के साथ मैच हो गया। उसके बाद सेक्शन 80 डबल जी जो होती है वो रेंट पे करने पे मिलती है, जो व्यक्ति किराया चुकाते हैं उनको मिलती है, और 5,000 रुपये महीने तक की कटौती मिल सकती है। तो ये 2 एक के साथ जाके मैच होगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप पैसा जमा करा के एटीसी का बेनिफिट ले सकते हो, तो इससे मैच हो जाएगा। 3 का ए के साथ, 3 ई के साथ आ जाएगा। उसके बाद है माइनर चाइल्ड, अगर आपकी इनकम में बच्चे की इनकम को जोड़ा गया है तो 1,500 रुपये प्रति बच्चे तक आपको कटौती मिल सकती है। हमें पता है कि माइनर बच्चे की इनकम माता या पिता में जोड़ी जाती है और जोड़े जाते समय 1,500 रुपये महीने की प्रति बच्चा कटौती मिलती है। तो ये माइनर चाइल्ड एग्जेम्पशन 1,500 रुपये पर चाइल्ड है, और इस मामले में 2 बच्चों की लिमिट भी नहीं होती है। और एरियर ऑफ रेंट, अगर आपका बकाया किराया वसूल हुआ है तो उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन उस पर भी मिलेगा और शेष राशि टैक्सेबल होगी। तो इस तरह से मिलाइए तो पहला बी के साथ जाके मैच हो जाएगा, यहाँ पे है, फिर दूसरा ए के साथ मैच हो रहा है, तीसरा ई के साथ, तो ये वाला मुझे सूट कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, असेसी कौन है? असेसी वो है जिस पे कोई टैक्स बाकी है या कोई पेनल्टी या फाइन बाकी है, तो वो असेसी है, हाँ। असेसी वो है जिस पे कोई इनकम टैक्स की कार्यवाही चल रही है, हाँ। असेसी वो है जिसने कोई चूक की है, गलती की है और उसे असेसी मान लिया गया है, हाँ। तो हाँ भाई हाँ, ये सारे व्यक्ति एसएससी कहलाते हैं, और आपको एसएससी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 27 में। तो हो सकता है किस धारा में परिभाषित किया गया है ये पूछ ले, और एसएससी कौन होता है ये पूछे, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, काम आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।